गुड इवनिंग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक किए थे, फिर उसके आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्या है, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग मॉर्निंग के बैच में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। 41 नंबर आपका प्रश्न है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, इसका मान पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग क्या पढ़े थे मॉर्निंग के क्लास में, बेसिक में हम लोग पढ़े थे कि अगर ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर, ये सही है 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब 90 डिग्री में से यानी 90 डिग्री में से 18 डिग्री को घटाएंगे तो क्या आएगा, आपका 72 डिग्री आएगा। यानी इस टर्म को ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, अब इस फॉर्मूला से जो अभी बताया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ बोलेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। फिर एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये थीटा की जगह है 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ दोनों जगह थीटा का मान क्या समान है, बराबर क्या होगा आपका 1 होगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूला से। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या, 42 नंबर बनाइए, तब तक 42 नंबर। आप लोग मॉर्निंग का बैच जरूर कीजिए, सुबह 10 बजे वाला, वो भी अब कंटिन्यू चलेगा। बीच में थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गया था। आप लोग को पहले से बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिल रहा होगा। बहुत से मोबाइल में क्या होता है ना, थोड़ा सा आवाज कम आता है, तो उसमें क्या कीजिएगा, आप लोग हेडफोन लगा करके सुनिएगा। तो हेडफोन लगा लीजिएगा तो ऑडियो क्वालिटी आपको बेहतर सुनाई देगी। और अगर ऐसे ही नॉर्मल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। चलिए देखिए 42 नंबर आपका क्या बोल रहा है, यदि एक बिंदु दिया गया है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक दिया गया, किसी बिंदु का क्या है, k-4 से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः, तो x एक्सिस को कहां पर कट करता है, तो x एक्सिस को कट करता है 10 पे, और फिर y एक्सिस को कहां पे कट करता है 02 पे। तो k का मान ज्ञात करें। एक चीज इसमें देखिए, अगर इस प्रश्न में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेकर चलते हैं, अगर इस प्रश्न में नहीं बोलता कि x एक्सिस को कहां पे 10 पे कट कर रहा है, डायरेक्ट ये 3 अगर निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ रहता तो भी हम बता सकते थे कि ये x एक्सिस से ही होकर के गुजरेगा, x एक्सिस को ही कट करेगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वहां पे y 0 होता है। और फिर इसमें देखिए, ये y एक्सिस को ही कट करते हुए ये रेखा, इस रेखा का जो बिंदु है वो गुजरेगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वहां x 0 होगा, तो x 0 है। तो हमसे
के का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक चीज पढ़े होंगे ज्योमेट्री में आप लोग कि कोई भी तीन असंरेख बिंदु से, कितना, तीन असंरेख बिंदु से एक ट्रायंगल बनता है। तीन असंरेख बिंदु से ट्रायंगल बनता है। तीन असंरेख बिंदु से एक सर्कल भी बनता है। तो वो सर्कल नहीं, हम लोग यहाँ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो कोई भी तीन असंरेख बिंदु, अगर संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर अगर ले लेंगे, तब तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक रेखा बनेगा। क्योंकि दो बिंदु से क्या होता है, एक रेखा। तो जब तक तीसरा बिंदु यानी तीसरा शीर्ष नहीं आएगा तब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ये अगर ये तीसरा बिंदु अगर इसी रेखा पर है तब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि किसी प्लेन पर यानी किसी सतह पर अगर ये तीन बिंदु है तो इससे एक ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेकिन अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही लाइन में हो, जैसे ये दो बिंदु, तीसरा बिंदु इसी के सीधे में हो, यानी ये तीनों एक ही रेखा पर आ जाए, तब तो इससे ट्रायंगल नहीं बना। यानी कि तब तो इस तीनों बिंदु को मिलाने वाला जो होगा वो एरिया जो उसका बनेगा वो 0 होगा। आप ऐसे ही समझिए ना, देखिए थोड़ा सा। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं, अगर ये बिंदु है, दो बिंदु, इस बिंदु को यहां दिए तो ये हमारा ये ट्रायंगल बन गया। अगर तीसरा बिंदु को यहां देते तो और छोटा ट्रायंगल बनता, तो और छोटा एरिया हो जाता। अगर तीसरा बिंदु को यहां देते तो और छोटा एरिया होता, तीसरा बिंदु को यहां देते और छोटा एरिया होता। इसी तरह करते करते तीसरा बिंदु को यहां देते और छोटा एरिया, फिर तीसरा बिंदु इसी पर दे देते तो क्या हो गया, एरिया एकदम 0 हो जाएगा। तो एरिया 0। तो कोऑर्डिनेट चैप्टर तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन आगे पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट में अगर किसी सतह का, मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई सतह पर इस प्लेन पर कोऑर्डिनेट में अगर कोई तीन बिंदु दिया गया है, इस तीनों बिंदु को अगर मिलाए हैं और इस तीनों बिंदु का, इस बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, ये तीनों बिंदु का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट अगर आपका दे दिया है इस तीनों बिंदु का, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो अभी हम निकालना सिखा देंगे, सेट करना भी, ताकि फॉर्मूला आपको रखना नहीं पड़ेगा। तो मान कर चलिए ये तीनों बिंदु है, ये x1 y1, ये दूसरा बिंदु है ये x2 y2, ये तीसरा बिंदु मान लिए x3 और y3। ये तीन बिंदु है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये तीनों बिंदु हम यहाँ लिखते हैं, ये x1 y1 सजा करके लिख देते हैं, फिर ये x2 y2, फिर ये आपका x3 और ये y3। ये तीन बिंदु है। तो इस तीनों बिंदु का यूज करके हम लोग एरिया निकालेंगे। अब एक चीज बताइए, इस तीनों बिंदु से जो एरिया निकालेंगे तो एरिया कुछ ना कुछ होगा। अगर ये बिंदु यहां पर रहे तो एरिया और छोटा हो जाएगा, ट्रायंगल जो बनेगा। ये बिंदु यहां नहीं रह करके और यहां इसके नजदीक आ जाए तो एरिया और छोटा हो गया। अगर बिंदु यहां पे आ जाए तो और छोटा हो गया। लेकिन अगर इसी तरह करते करते बिंदु यहां पे आ जाए, इसका मतलब एरिया 0 हो जाए। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब तीन बिंदु का अगर ये कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है निर्देशांक, तो ये तीनों बिंदु से अगर एरिया 0 आ गया, मतलब कि ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर, क्योंकि एरिया 0 कब आएगा, जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएगा तभी। अगर एक ही रेखा पर नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर हटा हुआ रहेगा, थोड़ा सा भी अगर हटा हुआ रहेगा तो कुछ ना कुछ तो एरिया जरूर बनेगा। लेकिन एरिया 0 कब हो जाएगा, जब ये बिंदु इसी रेखा पर आ जाएगा तब एरिया 0 होगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे। तो ये 1 2 3 यानी त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो
तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 मोड लगा देते हैं। चलिए ये बाद में लगाएंगे, पहले सिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले x को लीजिए, हमेशा x को लेंगे, x, तो ये क्या हो गया, x1 ले लिए। तो अब इसमें देखिए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब बढ़ेंगे ना इस तरह बढ़ेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी की दिशा चलती है वो घड़ी ऐसे चलता है, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। x1 ले लिए, अब ब्रैकेट शुरू कीजिए, x1, अब फिर आगे इस तरह आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और फिर कौन आएगा, अब x को नहीं लेंगे, x को नहीं लेंगे तो पहले कौन मिला, y, तो ये y2 माइनस, फिर आगे बढ़िए, x को अब नहीं लेना है, क्या मिला, y3 हो गया, प्लस x1 हो गया ना, x1 के बाद अब लेंगे x2, तो x2 ले लिए, तो x2 ले लिए मतलब इसका काम हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो y में कौन पहले आया, y3, यानी ये y3 माइनस, फिर ऐसे आइए, कौन आया पहले, y1 हो गया, प्लस, फिर देखिए x1 x2, अब क्या लेंगे, x3, तो x3 लिए, तो ये x3 हो गया। अब आगे बढ़िए, तो इस पार्ट को अब नहीं लेंगे, क्योंकि x3 इसका ले लिए तो इसको नहीं लेंगे। अब ऐसे आगे बढ़िए, तो पहले कौन आया, y1, तो ये हो जाएगा y1 माइनस, फिर आगे बढ़िए, y में कौन आया, y2, ये y2, ये आपका हो गया। अब ये मोड लगा दीजिए, मोड क्यों लगा, मोड इसलिए लगा क्योंकि एरिया आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मोड लगाने से ये होगा कि आप जब मोड हटाइएगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, और इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए इसे, 1/2, यही आपका आ गया। तो ये सेट करना मतलब ये सीख गया, ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। बस ये x1 लेंगे, तो x1 इसका ले लिए तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2, इसका x2 ले लिए तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 ले लीजिए, x3 इसका ले लिए तो इसको छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ गया ऐसे, y1 माइनस y आ गया, y1 माइनस y2, ये हो गया। तो इसी पे हम लोग सेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, एरिया निकलेगा, अगर ये 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका। अब इसमें बता रहे थे कि अगर तीनों बिंदु, ये तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो जाए, एक ही लाइन में हो जाए, तब तो इस तीनों बिंदु से ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी उस जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0, मतलब एक ही रेखा पर हो गया। यानी कि इतना बराबर अगर 0 हो जाए, इतना बराबर क्या हो जाए, 0, तो इतना बराबर 0 तभी होगा जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न में आपका क्या बोल रहा है, यदि बिंदु k-4 से गुजरने वाली कोई रेखा, यानी k-4 से गुजरने कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम है k-4, k-4, इस बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः इतना पर काटते हैं, यानी कि हम डायग्राम से बता देते हैं थोड़ा सा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस का बोल रहा है 1 0, तो ये 1 और 0 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा 1 0, और y एक्सिस का बोल रहा है 0 2, तो y एक्सिस का 0 2 कहाँ आएगा, 1 ये 2 यहाँ पे, ये तो यानी कि ये बोला जा रहा है कि k-4 से, तो k-4 कहाँ आएगा, तो x का, ये k जो है x है, x कोऑर्डिनेट, तो x, और ये y -4, तो -1 -2 -3 -4, तो लगभग मान के चलते हैं कि यहाँ पर आए, तो ये आपका हो गया k-4, k और ये -4, तो क्या बोल रहा है आपका, k-4, k-4 से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः ये बिंदु और ये बिंदु पर कट करता है, मतलब इस बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, ये दोनों बिंदु को कट करते हुए गुजरती है, ये दोनों बिंदु, यानी ये दोनों बिंदु कौन कौन है, ये 1 0 को और ये बिंदु 0 2 को कट करते हुए गुजरती है। तो ये k का वैल्यू बताइए, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए एक्सप्लेन करके हम इसलिए डीपली बता रहे हैं ताकि इस पर अगर कोई भी आगे प्रश्न हो तो उस पर आपको दिक्कत नहीं हो। तो यानी k का वैल्यू, तो यानी कि अब ये तीनों रेखा, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, यानी कि अगर ये बिंदु थोड़ा सा यहाँ रहता तो एरिया कुछ ना कुछ होता, ट्रायंगल बनता,
लेकिन ये बिंदु इसी रेखा पर है, मतलब एरिया 0, यानी कि बोल सकते हैं कि ये इतना बराबर 0 होगा, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा। तो इसी से हम लोग डिराइव कर लेंगे। चलिए तो अब निकालते हैं हम। तो देखिए, तो सब तो हम लोग बैठा दीजिए, अब तो आ गया x1 ये y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू ये मोड लगा दीजिए x1, तो x1 की जगह क्या है k इंटू y2 माइनस y3, तो y2 आपका क्या हो गया, ये 0 माइनस y3, तो 0 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो क्या होगा, -2 होगा, यानी ये -2 प्लस x2, x2 क्या हो गया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कौन हो जाएगा, ये y3 2 माइनस y1, तो 2 में से घटाना है -4, यानी कि जुट जाएगा, हो जाएगा 6 प्लस x3, तो x3 आपका क्या है 0, तो 0 से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 0, हो गया खत्म, बराबर ये इसके 0 के बराबर है। अब ये 1/2 ये मल्टीप्लाई है, उधर भाग में जाएगा 0 से, तो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका -2k प्लस ये 6 इंटू 1, यानी +6 बराबर 0, तो ये आपका बनेगा -2k बराबर -6, तो ये k बराबर होगा -6 बटे -2, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा 3, यानी k बराबर क्या है गया आपका 3, k बराबर क्या हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी से प्रैक्टिस चल रहा है आपका ये इवनिंग के बैच में 4 बजे वाला में, मॉर्निंग के बैच जो 10 बजे से चल रहा है उसमें आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। उसमें अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, त्रिकोणमिति, उसमें कुछ टॉपिक पढ़ाए थे हम, उसका ड्रॉप कर दिए थे, फिर वहीं से कंटिन्यू चलेगा आपका क्लास। 43 नंबर बोल रहा है, निम्न में कौन द्विघात बहुपद है, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया आपका, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस एक्स, यानी यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो बोल रहा है x प्लस 1/x, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक और लिनियर और क्यूबिक का तो बात ही छोड़ दीजिए। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे, या एलसीएम ऐसे ही नॉर्मली कीजिए ना, ये x प्लस इसको क्या बोल सकते हैं 1/x है, यानी x के पावर -1। तो पॉलिनोमियल का क्या रूल होता है कि किसी भी वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ तो ये निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डी नंबर में है, तो इसमें डी नंबर में 2 भी है 4 भी है, तो जो एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको काउंट किया जाता है, तो ये पावर 4 है, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी आपका ऑप्शन ये हुआ ऑप्शन नंबर बी, x² माइनस एक्स, यानी x इंटू एक्स माइनस 1, यही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44, किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बोल रहा है, ये मान लीजिए कितना नंबर क्वेश्चन है 44, इसमें बोल रहा है ये एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई एक बिंदु P है,
कोई एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। इस बिंदु P से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, जिसका लंबाई बोल दिया है कि 8 सेंटीमीटर है। यानी ये स्पर्श बिंदु, यानी ये स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसी बिंदु P से दूसरी स्पर्श रेखा इसी वृत्त पर जो खींचा जाएगा उसका लंबाई कितना होगा? तो ये थ्योरम है, पढ़ना है। ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? हम लोग पढ़ेंगे आगे कि अगर कोई सर्कल है तो किसी सर्कल के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो यानी कि ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट बताना है। दो निर्देशांक दिया हुआ है 45 नंबर, दो निर्देशांक दिया हुआ है। एक है a2 - 2, इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। ऐसे अगर बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। हिंदी में एब्सिसा का हिंदी हो जाएगा भुज, और ऑर्डिनेट का हिंदी हो जाएगा कोटि। और ये कहलाएगा एक्स ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी दिया, ये -2 और 2। तो बोल रहा है ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा होगा, जब इस प्लेन पर हम बनाएंगे तो 2 और -2 कहीं होगा, तो 1 2, ये 1 2 1 2, तो 2 और -2, तो 2 और -2 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा ये। फिर बिंदु बी कहाँ होगा? -2 और 2, तो -2 और 2 यहाँ पे होगा। तो इस ये बी हो गया। तो इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब यही तक रेखाखंड जो होगा, तो इसका इस रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं? ये हो गया, इसको मान लिए x1, ये y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। तो कुछ नहीं करते हैं ये। तो मध्य बिंदु जो होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसका जो कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु होगा वो x और y कोऑर्डिनेट के रूप में आएगा। तो इतना बराबर क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा x1 + x2/2, और ये y1 + y2/2, ये आपका आएगा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ये आएगा। यानी ये x कहलाएगा और ये y कहलाएगा। तो x1 + x2, तो ये x1 है, ये x2 है, तो ये 2 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो 0, और 0/2 क्या हो जाएगा? 0। फिर कॉमा y1 + y2, y1 है आपका -2, y2 है 2, दोनों को जोड़ेंगे, यानी -2 और 2 को जोड़ेंगे तो 0, 0/2 यानी 0, यानी क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। यानी इस दोनों बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड का जो मिड पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा, वो 0 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 नंबर बनाइए आप लोग, क्या होना चाहिए? ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, आप लोग पढ़े होंगे एपी जीपी एचपी में, अलजेब्रा में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, एपी जीपी और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो क्या बोल रहा है 46 नंबर? यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलेंगे डी हो, यानी कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म क्या हो, ए हो, पदांतर यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो, डी हो, शॉर्ट में डी से सूचित किया जाता है। तो एनवा पद यानी nth टर्म क्या होगा, ये nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, नहीं भी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई कोई सीरीज अगर एपी में हो, जैसे मान लीजिए कि 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सीरीज जो कहलाएगा, इस तरह का जो सीरीज होगा ये क्या कहलाएगा, ये सीरीज एपी में है। एपी में कब बोलते हैं किसी सीरीज को, यानी कि जब कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस हिंदी होगा सार्वअंतर या पदांतर, यानी कि ये जब समान हो, समान हो। तो ये कितना का अंतर है, 2 का, +2 का बोलेंगे, ये कितना, +2 यानी अंतर सब जगह क्या है, समान है। तो इसके लिए nth टर्म, तो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, अगर बोलेंगे तो इस सीरीज का, इस एपी का 10वां टर्म क्या होगा, तो 10वां टर्म यानी nth टर्म, n की जगह क्या हो जाएगा 10, तो 10वां टर्म क्या होगा, तो निकालने के लिए क्या होता है, तो a + n-1 इंटू डी, यानी ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एन क्या हो जाएगा कैमा टर्म निकाला है 100, और डी यानी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर। तो आपका nth टर्म बराबर a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। 46 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, जैसा कि अभी पीछे ही क्वेश्चन नंबर आया था, कितना नंबर 43 नंबर, इसी तरह का था। तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने का क्या नियम होता है, पॉलिनोमियल होने का नियम होता है, जो रूल है वह है कि जो वेरिएबल होगा किसी एक्सप्रेशन में, किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर मतलब पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए वेरिएबल का पावर। पहली बात, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, यानी कि बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, यानी ये भी बोल सकते हैं कि एक होल नंबर रहना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, प्राकृतिक संख्या या होल नंबर, बोली होल नंबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, वही केवल रहना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 2 माइनस, पहला ए नंबर ऑप्शन में बोल रहा है 2 - x² + √3x, यानी ये आपका पॉलिनोमियल है। तो आपका ये उत्तर नहीं होगा, बोल रहा है कौन सा नहीं है वो उत्तर देना है। दूसरा हो गया ऑप्शन 2/3x + 1, तो ये भी है, चूंकि इसका पावर वेरिएबल से हमको मतलब, वेरिएबल का पावर यहाँ 1 है, तो ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, सही है, ये भी है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये दोनों पॉलिनोमियल है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। तीसरा x3, ये भी पॉलिनोमियल है। फिर 3 नंबर में है चौथा ऑप्शन 1/x + 1, तो 1/x + 1, यानी अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x + 1 के पावर -1, हम लोग तो यही लिखेंगे x + 1 के पावर, यानी कि ये पावर में क्या आ गया, वेरिएबल के पावर आपका निगेटिव इंटीजर आ गया, यानी कि ये आपका पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है, यानी यही आपका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये शाम वाला तो सेट प्रैक्टिस चलते रहेगा, लेकिन मॉर्निंग वाले में सोच रहे हैं ना कि त्रिकोणमिति के बाद हम लोग स्टार्ट कर दे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों एक साथ। तो त्रिकोणमिति के बाद हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ेंगे, और उसी ज्योमेट्री और नहीं, सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्री, और उसके बाद हम लोग उसी में ज्योमेट्री में ही खत्म कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ये एक्स वाई प्लेन जो बता रहे हैं, एरिया निकालना, ये सब उसको खत्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन पे काम करेंगे।
मतलब जो मेन टॉपिक है उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। 48 नंबर बोल रहा है एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है। यानी घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब। तो ए क्यूब दिया हुआ है 125 मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का यही होता है। तो सबसे पहले तो ए निकालना जरूरी है, तो ए निकाल, ए क्यूब 125, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट आ जाएगा ना, क्यूब रूट 125, क्यूब रूट 125 यानी 125 का घनमूल यानी कि 5। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू ए का वैल्यू आया 5, तो ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये 25 छक्का क्या हो जाएगा 150, ये मीटर स्क्वायर चूंकि एरिया है, तो 150 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है आपका 49 नंबर। देखिए अगर आप लोग के पास बुक होगा, जिस बुक से हम बनवा रहे हैं, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, हम इसमें सुधार कर दिए हैं। ये 360 के ऊपर जो है ना आपके बुक में जो दिख रहा होगा वो 360 डिग्री, तो इसको हम इरेज कर दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री नहीं होगा, बस 360 होगा। ये मिस्टेक से मिस प्रिंट है, सुधार कर लीजिएगा अगर बुक है आपके पास तो। नहीं तो हम तो अभी यहाँ बता ही रहे, क्वेश्चन भी है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है 360 परिक्रमण करता है, इतना रिसाइकल करता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा। तो देखिए 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे करके यहां से स्टार्ट हुआ 1 चक्कर 2 चक्कर, इसी तरह करके 1 मिनट में 360 चक्कर। तो 1 मिनट को हम बोल सकते हैं 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। यानी कि हम इसी को दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं कि 60 सेकेंड में 360 चक्कर लगा रहा है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, 60 सेकेंड में 360 चक्कर। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर हम लोग निकाल सकते हैं, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चक्कर, तो 60 से भाग दे दीजिए, तो 360/7, 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा 6, यानी कि आपका आ गया 1 सेकेंड में कितना चक्कर 6 चक्कर। कितना चक्कर लगाएगा 6 चक्कर लगाएगा 1 सेकेंड में। तो आपसे बोल रहा है 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, रेडियन में पूछा जा रहा है। अब बताइए 1 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन किसको बोलते हैं, ये पाई, ऐसे रेडियन का ये साइन लगा हुआ रहता है। तो 1 रेडियन बराबर होता है कितना 180 डिग्री, ये तो आप लोग जान रहे हैं 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 2 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो यानी कि 360 डिग्री 2 रेडियन बराबर, यानी कि ये 6 चक्कर लगाएगा। तो 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है, समझिएगा 1 सेकेंड में 6 चक्कर। तो एक चक्कर में कितना डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री। तो एक चक्कर में 360 डिग्री मतलब कि 2 रेडियन का कोण बनाएगा एक चक्कर में, एक चक्कर में 2 रेडियन का। तो 6 चक्कर में कितना रेडियन का, 12 रेडियन का कोण बन जाएगा। कितना रेडियन का बनेगा 12 रेडियन। या तो ये सिंबल दीजिए रेडियन का, या लिख दीजिए 12 पाई रेडियन, लिख सकते हैं दोनों में से कुछ भी, या सिंबल दे दिए रेडियन का तो भी होगी। यानी कि 1 सेकेंड में 12 रेडियन, यानी 1 मिनट में 360 चक्कर। यहाँ डिग्री नहीं है, ये चक्कर है, बोला है कि 360 बार चक्कर कर रहा है, 1 चक्कर 2 चक्कर, सुधार कर लीजिएगा बिल्कुल। तो 1 मिनट को बोल सकते हैं 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 360 चक्कर। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर, तो 6 चक्कर। तो 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में कितना रेडियन का कोण बन रहा है, तो 2 रेडियन का बन रहा है एक चक्कर। यानी कि एक चक्कर पूरा लगा यानी 360 डिग्री,
यानी एक चक्कर में 2 रेडियन का कोण, तो 6 चक्कर में कितना, 6 दूना 12 रेडियन का। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। साउंड क्वालिटी उम्मीद करते हैं आप लोग को पहले से बेहतर मिल रहा होगा, क्योंकि पहले उतना सेटअप था नहीं, तो आप लोग को साउंड क्वालिटी अच्छा ही मिल रहा हो। अगर फिर भी अगर किन्हीं के होता है, किन्हीं किन्हीं के मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है साउंड क्वालिटी का, तो उसमें क्या कीजिएगा, आप हेडफोन लगा के सुनिएगा तो बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर, देखिए ना बहुत से लोग तो क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा है थोड़ी। और थोड़ा इधर से लिखो, एफ एक्स बराबर क्या बोल रहा है, 2 tan x बट्टे 1 + tan² x, 1 + tan² x। तो f π/4 का मान क्या होगा, बताइए। x की जगह क्या दे दिया, ये π/4, इसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ x है, तो यहाँ x है, x है, तो x की जगह π/4 रख दिया, तो यहाँ भी π/4, यहाँ भी π/4 रखेंगे। तो ये पाई का मतलब अभी अभी बताए, पाई मतलब ये पाई रेडियन है, 22/7 में समझ लीजिएगा, यहाँ नहीं हिडन है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 4 से भाग देंगे, 180 डिग्री में कितना से भाग देंगे, 4 से, यानी कि अगर बोल रहा है ये π/4, यानी कि 180/4, तो 4 से कटेगा तो ये 45 डिग्री आएगा। तो यानी कि x बराबर ये इतना बराबर बोल सकते हैं 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। तो ये 2 इंटू tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, हम बताए हैं त्रिकोणमिति, पढ़े हैं सुबह वाले बैच में। फिर ये 1 + tan² 45 डिग्री 1 हो जाएगा, बराबर 2 में 1 से गुना होगा तो 2 बट्टे 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, ये कट जाएगा, बराबर हुआ। यानी आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये सेट आपका 50 क्वेश्चन का सेट था, खत्म हो गया। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, हर रोज मतलब ये 50 क्वेश्चन का जो सेट है, एक लगभग हम 3-4 क्लास में बताए हैं, छोटा छोटा 10-15 क्वेश्चन करके, इसलिए बताएं ताकि थोड़ा लंबा वीडियो नहीं जाए, थोड़ा समझाने में एक्सप्लेन करके हम अच्छे से समझा सके, इसलिए हम बनाए। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के ये सेट 50 क्वेश्चन का जो ये सेट आज खत्म हुआ देख सकते हैं। फिर हम लोग कल से नेक्स्ट दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें भी 50 क्वेश्चन है, तो फिर उस 50 क्वेश्चन को भी हम लोग 3-4 क्लास में डिवाइड करके 10 या 15 क्वेश्चन करके डील करेंगे। और 10 बजे वाला जो बैच है आपका, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति चल रहा था उसके आगे हम कंटिन्यू करें। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं, थैंक यू।